हेलो एवरीवन, मैं हूं शुभम और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज आप लोगों का पेपर 3 बायोलॉजी का एग्जाम था। आई होप आप लोगों का एग्जाम अच्छा गया होगा। तो चलिए आज हम इस क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं, जिससे आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि आप लोगों ने कितना क्वेश्चन को सही किया और कितना गलती किया है। सबसे पहले सेक्शन ए। सेक्शन में आप लोगों को 7 क्वेश्चन दिया था, इनमें से कोई 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। तो चलिए इसका क्वेश्चन को जरूर पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का, राइट द नेम ऑफ ऑर्गेन राइट द नेम ऑफ 2 ऑर्गेन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच हैव एक्सोक्राइन फंक्शन आल्सो। यह पूछ रहा है कि हमें 2 ठो ऐसा एक्सोक्राइन ऑर्गन का नाम बताना है जो कि एलिमेंट्री कैनाल में पाया जाता है और हमें उसका फंक्शन बताना है। इसका आंसर हो जाएगा पेनक्रियास एंड लीवर आर 2 ऑर्गन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच हैव एक्सोक्राइन सिस्टम। पेनक्रियास सीक्रेट एंजाइम फॉर डाइजेशन वाया डक्ट एंड लीवर सीक्रेट बाइल जूस। मतलब कि जो पेनक्रियास और लीवर जो ऐसा ऑर्गन है जो कि एलिमेंट्री कैनाल में पाया जाता है और ये दोनों का जो फंक्शन होता है, ये लेकिन पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस निकालता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, और जो लीवर होता है वो भी अपना बाइल जूस निकालता है जो भी डाइजेशन में हेल्प करता है। तो क्वेश्चन कंप्लीट। अब क्वेश्चन 2 यहाँ पर, कंपेयर बिटवीन जिब्रेलिन एंड एब्सिसिक एसिड। हमें जिब्रेलिन और एब्सिसिक एसिड के बीच में कंपेयर करना है, डिफ्रेंसिएशन लिखना है इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा जिब्रेलिन्स इट प्रमोट ग्रोथ, इट इनहिबिट ग्रोथ, इट ओवरकम द डोरमेंसी ऑफ सीड ट्यूबर्स etc, इट प्रमोट द डोरमेंसी ऑफ सीड ट्यूबर्स बर्ड्स etc। यह 1 नंबर का क्वेश्चन था, तो 1 से 2 आप डिफ्रेंशिएट लीजिए तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। अब क्वेश्चन 3, व्हाट इज एसए नोड, वेयर इट इज लोकेटेड। इसका आंसर हो जाएगा एसए नोड इज पेस मेकर, इट इज लोकेटेड इन द अपर राइट साइड ऑफ हार्ट। यहाँ पर छुट्टी है, यहाँ पर हार्ट लिख देते हैं, राइट आर्ट्रियम, सॉरी यहाँ आर्ट्रियम होगा, अच्छे से लिख देते हैं इसको, आर्ट्रियम यहाँ पर हो गया आपका। यहाँ पर आर्ट्रियम छूट गया था मेरा, राइट के बाद आर्ट्रियम होगा, तो लिखिएगा आप लोग यहाँ से, लेकिन देख लीजिएगा। इसका आंसर होगा एसए नोड जो होता है वो हार्ट या एक पेसमेकर होता है जो कि राइट आर्ट्रियम के अपर साइड में होता है, राइट साइड में। आपका ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 4, डिफाइन एंडोक्राइन ग्लैंड, व्हाई दिस ग्लैंड आर यूजफुल फॉर द बॉडी। हमें एंडोक्राइन ग्लैंड को डिफाइन करना हो और हमें बताना है ये हमारे बॉडी के लिए क्यों यूजफुल है। इसका आंसर होगा एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर द डक्टलेस gland which pour their secretion directly in the blood stream. It control the body function through the release of hormone. इंडोक्राइन ग्लैंड ऐसा ग्लैंड होता है जिसके पास डक्ट नहीं होता है, यानी इसके पास कोई पाइप नहीं होता। ये अपने हार्मोन को डायरेक्ट ब्लड में रिलीज करता है और इसका फंक्शन हो जाता है इट कंट्रोल द बॉडी थ्रू द रिलीज ऑफ हार्मोन। ये बॉडी को कंट्रोल करता है अपने हार्मोन को रिलीज करने से द्वारा, यानी अपने हार्मोन से बॉडी को कंट्रोल करता है। अब क्वेश्चन 5, हमें शॉर्ट नोट लिखना है इसमें। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। पहला टाइटल वॉल्यूम, दूसरा एरोबिक रिस्पिरेशन, तीसरा इंस्पिरेशन। टाइटल वॉल्यूम हो जाएगा द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रिस्पायरेशन। लेकिन जब नॉर्मल रिस्पायरेशन करते हैं तो फिर इतना वॉल्यूम को हम अंदर लेते हैं और छोड़ते हैं, उसी को टाइटल वॉल्यूम बोलते हैं। सेकेंड में एरोबिक रिस्पायरेशन, द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन विच टेक प्लेस अंडर द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब कि ऐसा रिस्पायरेशन जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो, उसको हम लोग बोलते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। इंस्पायरेशन मतलब द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एयर इनटू द लंग्स इज कॉल्ड इंस्पिरेशन। मतलब कि जो हम एयर अंदर लेते हैं, इंस्पायर करते हैं अपने लंग्स में, उसी को इंस्पिरेशन बोलते हैं। हाउ मेनी वर्टिब्रा आर प्रेजेंट इन द वर्टिब्रा कॉलम ऑफ मैन, स्टेट द नंबर ऑफ वर्टिब्रा प्रेजेंट इन द थोरैसिक रीजन। तो इसका आंसर हो जाएगा देयर आर 26, सॉरी यहाँ पर ना हम गलती 30, यहाँ पर 26 होगा। 26 वर्टिब्रा प्रेजेंट इन द वर्टिब्रा कॉलम ऑफ मैन एंड यहाँ पर 12 वर्टिब्रा प्रेजेंट इन द थोरैसिक रीजन। तो आपका ये आंसर हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो कि इसका लास्ट, इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है राइट द नेम ऑफ 2 हार्मोन सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, स्टेट 1 फंक्शन ऑफ देम। मतलब कि हमें 2 ठो हार्मोन बताना है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है और हमें उसमें से किसी एक का फंक्शन बताना है। तो हम यहाँ पर दोनों का फंक्शन बता दिए आपको, आपने जो लिखा होगा वो सही होगा, या फिर आपने दोनों हार्मोन के अलावा जो भी लिखा होगा तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, फिर हम आपको बता देंगे वो सही है या गलत है। तो इसका आंसर LH एंड FSH आर 2 हार्मोन सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ पर GnRH भी निकलता है, मतलब कि बहुत सारा हार्मोन निकलता है यहाँ से। तो आप अपने हिसाब से जो लिखे होंगे आप उसको कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, फिर बता देंगे वो सही है गलत है। सो फिर हो जाएगा LH का फंक्शन होगा इट स्टिमुलेट मैचुरेशन ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल एंड फॉर्मेशन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम इन फीमेल। बोल रहा है LH जो होता है ये मैचुरेशन ओवेरियन जो फॉलिकल होता है उसको मैच्योर करने में हेल्प करता है और कॉर्पस ल्यूटियम को, मतलब कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है फीमेल में।
फिर FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसका होता है फुल फॉर्म, और LH का होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये आप लोगों को पता होगा शायद। तो चलिए इसका FSH देखते हैं। इन मेन FSH हेल्प कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, मेन में स्पर्म के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। अब हम लोग सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन बी में हम लोग को भी 7 था, उसमें से कोई 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था, जो भी आपको आसान लगा होगा किए होंगे आप लोग। क्वेश्चन 8, व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? नेम द इन प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस, मतलब कि ग्लाइकोलाइसिस को डिफाइन करना है, और एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस में और एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस में उसका इन प्रोडक्ट क्या होता है हमें वो लिखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लाइकोलाइसिस ये प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन टू प्रोड्यूस एनर्जी, एंड पायरुवेट इज द प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस, एंड लैक्टिक एसिड इज द इन प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। यानी ग्लाइकोलाइसिस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ग्लूकोज का तोड़ के एनर्जी प्रोड्यूस होता है, और जो पायरुवेट होता है वो हमारा एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस का इन प्रोडक्ट होता है, और लैक्टिक एसिड हमारा एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस का इन प्रोडक्ट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन स्टोमक, हमारे स्टोमक में प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है उसी को लिखना है। तो आप लोगों को हम सेट 3 में जो क्वेश्चन है उसको हम बता दिए थे कैसे इसको लिखना है सही से, तो आप लोगों ने सही से लिखा ही होगा अगर आपने मेरा वीडियो देखा हो तो, या आपने कहीं और से देखा हो तो फिर आप सही लिखोगे। तो इसका आंसर देख लेते हैं। स्टमक इज द फर्स्ट ऑर्गन वेयर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज स्टार्ट, व्हाइल द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द पार्ट वेयर प्रोटीन डाइजेशन एंड्स। वंस प्रोटीन सोर्स रीचेस इन द स्टमक, HCl is secreted by gastric gland which activate the pepsinogen into pepsin, and then pepsin break down the protein into peptides and peptones, and renin found in infant with digestion digest milk protein। यहाँ बोल रहा स्टोमक में सबसे पहले प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जगह खत्म होता है। आप लोगों को ये पता ही होगा कि लार्ज इंटेस्टाइन में कोई चीज़ का डाइजेशन नहीं होता है, वहाँ पे बस एब्जॉर्प्शन होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ चीज़ एब्जॉर्प्शन होता है। तो सब बात से बात छोड़िए वो सब, यहाँ पर इसका आंसर बताते हैं। सबसे पहले स्टोमक में स्टार्ट होता है, इंटेस्टाइन में खत्म होता है, तो हम स्टोमक को बताना है। स्टोमक में हम लोग का गैस्ट्रिक ग्लैंड एक होता है, वो रिलीज करता है गैस्ट्रिक जूस, उसमें HCl उसमें कंटेंट होता है, HCl हमारा, और रेनिन, म्यूकस, बहुत सारा चीज़ कंटेंट करता है उसमें। तो जैसे हमारा कोई फूड सोर्स जिसमें प्रोटीन होता है वो इंटर करता है हमारा स्टोमक में, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड मतलब कि उस टाइम रिलीज करता है गैस्ट्रिक जूस। तो HCl जो उसमें होता है वो HCl कन्वर्ट कर देता है फूड को पहले एसिडिक मीडियम में, और उसके बाद फिर जो वहाँ पर पेप्सिनोजन होता है उसको कन्वर्ट कर देता है पेप्सिन में। पेप्सिनोजन पेप्सिन का इनएक्टिव फॉर्म है, तो उसका एक्टिव फॉर्म पेप्सिन हुई है उसमें कन्वर्ट कर देता है, और फिर उसके बाद वो ब्रेक डाउन करते हैं, यानी पेप्सिन तोड़ देता है प्रोटीन को पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स में। और जो बचता है रेनिन, ये रेनिन ना जो बच्चा होता है, जो नवजात बच्चा होता है अपने माँ का दूध पीता है, तो उसमें जो प्रोटीन होता है वो बहुत हार्ड प्रोटीन होता है, तो उसको तोड़ने के लिए, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए ये रेनिन काम आता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहे क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहे व्हाट डू यू मीन बाई डबल सर्कुलेशन, ये डबल सर्कुलेशन के बारे में हमसे पूछा है। इसका आंसर हो जाएगा अ टाइप ऑफ सर्कुलेशन इन विच द ब्लड पासेज थ्रू हार्ट टू टाइम्स, इट इंक्लूड पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। इन पल्मोनरी सर्कुलेशन द हार्ट वेंट्रिकल पंप्स द डीऑक्सीनेटेड ब्लड ट्रांसफर फ्रॉम लंग्स टू हार्ट फॉर ऑक्सीजन एंड देन इट कम्स इनटू द लेफ्ट आर्टरियम। और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में हो जाएगा in systematic circulation the oxygenated blood from left ventricle transfer to all the body part and then it comes back into the right atrium। लेकिन इसमें बोल रहा है जो डबल सर्कुलेशन हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमारा ब्लड है वो एक अपना पूरा सर्कुलेशन कंप्लीट करता है, 2 बार हार्ट में पहुँचे, इसलिए हम इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। और इसमें दो मतलब कि 2 टर्म इसलिए होता है, इसमें इंक्लूड जो दो होता है टर्म, उसमें पहला पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा होता है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में जो हमारा राइट वेंट्रिकल है वो ब्लड को पुश करता है, किसे पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ब्लड को पुश करता है, और ये चला जाता है हमारे लंग्स में जाके ऑक्सीजन को लेता है ब्लड, और फिर दोबारा इंटर करता है हार्ट में, हार्ट का लेफ्ट आर्टरियम में, वहाँ से लेफ्ट आर्टरी में आता है पल्मोनरी वेन के द्वारा, और फिर उसके बाद पल्मोनरी जो वेन है उससे लेफ्ट आर्टरियम में आके ब्लड फिर चला जाता है हमारा कहाँ, बॉडी और टिश्यू के पास, ये आता है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में। यानी जो पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गया उसमें ब्लड आता है लेफ्ट आर्टरियम से राइट आर्टरियम से लंग्स के पास, और जो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन हो गया उसमें ब्लड जो होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से चला जाता है इसमें क्या बोलते हैं बॉडी टिश्यू के पास। तो आप लोग अपने वर्ड में लिखोगे इसको तो सही होगा।
अब क्वेश्चन 11, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट। इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो इसका आंसर हो जाएगा एक्टिन एंड मायोसिन। क्या है आंसर है? एक्टिन मायोसिन। द फिलामेंट आर कंपोज्ड ऑफ एक्टिन प्रोटीन और ट्रोपिनिन। और फिर फिलामेंट का होगा द फिलामेंट आर कंपोज्ड ऑफ मायोसिन एंड मीरोमायोसिन। जो फिलामेंट होता है इसका एक्टिन का, वो किससे बना होता है? प्रोटीन से और ट्रोपिनिन से। और जो फिलामेंट होता है मायोसिन का, वो मायोसिन से और मेम्ब्रोमायोसिन से बना हुआ होता है। फिर देयर आर थिन फिलामेंट एंड शॉर्टर इन लेंथ। these filament are thicker and longer in length. The one end is free and the other is attached. Both of the end are free. Its surface are smooth. Its surface are rough. This slide into zone during contraction. These do not slide during contraction. तो आप लोग ये इसमें से कोई भी पॉइंट लिखोगे आप लोगों को फुल मार्क्स मिल जाएगा। यहाँ पर हमें क्वेश्चन 3 मार्क्स का पूछे तो आप हार्डली 3 से 4 पॉइंट दिएगा तो फुल मार्क्स मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा हमसे, व्हाट इज द रोल ऑफ ऑक्सीजन एंड इथिलीन इन द प्लांट हार्मोन। ऑक्सीजन और इथिलीन का हमें प्लांट हार्मोन के उसका रोल पूछ रहा है। तो आंसर है ऑक्सीजन इज द प्लांट हार्मोन, इट एक्ट एज अ प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर, इट आल्सो प्ले मेजर रोल इन एपिकल डोमिनेंस। आप लोगों का सेट 3 में शायद क्वेश्चन होगा एक तो व्हाट इज एपिकल डोमिनेंस और उसका हार्मोन का नाम बताना था। तो उसमें यही आंसर था कि ऑक्सीजन जो था वह एपिकल डोमिनेंस में और डोमिनेंस में हेल्प करता था। तो अगर आपको ओ याद होगा तो आपका ये आंसर कंप्लीट हो गया। तो आप एथिलीन इज अ प्लांट ग्रोथ हार्मोन एंड इट इज गैसियस एसिड। इट एक्ट एज अ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, इट प्ले मेजर इन फ्रूट रिएपनिंग एंड ओपनिंग ऑफ फ्लावर। ये भी क्वेश्चन आपका सर ने पूछा था कि एक तो ऐसा गैसियस हार्मोन का नाम बताइए जो कि प्लांट में प्रोड्यूस होता है। तो इसमें एथिलीन आपका आंसर होगा। तो अगर आपने तीनों सेट को अच्छा से किया होगा तो आपका एग्जाम अच्छा ही गया होगा, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में इसमें वो सारा आपका एक दूसरे से रिलेटेड ही है। तो ज़्यादा अंतर नहीं है किसी क्वेश्चन में। इसका आंसर ये होगा कि एथिलीन जो एक तो प्लांट हार्मोन है जो कि रिलीज होता है रिलीज होता है प्लांट में, और ये फ्रूट रिएप्टिंग में हेल्प करता है और फ्लावर के ओपनिंग में भी हेल्प करता है, और ये गैसेस स्टेट में होता है। अब क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है हाउ इज द कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड एज कार्बामिनो हेमोग्लोबिन और बाइकार्बोनेट। ये दोनों के फॉर्म में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा था एग्जाम में इस सेट में। तो आंसर हो जाएगा इसका about 20 to 25% of CO2 is transported by red blood cell by bending with hemoglobin। तो जब हेमोग्लोबिन से बेंड होकर जब 20 से 25% जाता है CO2 ट्रांसपोर्ट होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कार्बामिनो हेमोग्लोबिन। ठीक ना, उसी का उसका मतलब यही हुआ। तो ये हो गया आपका। ऐसे यहाँ पर हम लिख दिए इसका मतलब ये फार्मूला है वो वाला। उसके बाइकार्बोनेट ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं था आपका, मैं लिखने के लिए नहीं तो भी छोड़ दीजिए। बाइकार्बोनेट about 70% ऑफ CO2 इट कैरिड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, ये भी हो गया। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 14 बोल रहा है 14 हमसे, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ग्लैमरस फिल्ट्रेशन। जो ग्लैमरस फिल्ट्रेशन होता है उसका प्रोसेस बताना है। ग्लैमुलर filtration is the first step in making urine. It is the process that your kidney use to filter excess blood and waste product out of the blood into the urine, collecting tubule of the kidney so they may be eliminated from your body। तो आपका आंसर ये हो गया। मतलब जो पहला जो यूरिन का फिल्ट्रेशन होता है वो ग्लोमिलर में ही स्टार्ट होता है। उसके बाद ये अपना फ्लूइड को और वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बनाता है और आगे किडनी से बाहर निकालता है। तो ये आपको हो गया क्वेश्चन 14 कंप्लीट। अब हम लोग सेक्शन सी में बढ़ते हैं जो कि आपका 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। तो चलिए अब सेक्शन सी में हमें 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से कोई भी हमें 3 अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन होगी हम लोग का, ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन ह्यूमन। हमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाना और उसमें क्या क्या मतलब कि कार्बोहाइड्रेट होता है उसको हम डाइजेशन बताना है कैसे क्या होता है। तो इसका आंसर हो गया यहाँ पर देखिए आपको डायग्राम दिख रहा होगा। ये मैंने हार्ट से इसलिए बना ली क्योंकि आपको बाद में दिक्कत ना हो, कि कोई परेशानी ना हो आपको कि कैसे क्या बनेगा। तो देखिए ऐसा आपको बनाना था। सबसे पहले आपको माउथ इंटूनेट करना था, और माउथ के बाद फिर आपका यहाँ पर देखिए माउथ हो गया, फिर सैलिवरी ग्लैंड हो गया, फिर ईसोफेगस, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्टमक। ये सैलिवरी ग्लैंड जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, अगर आप लोगों ने नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद गॉल ब्लैडर और लीवर,
गॉल ब्लैडर लीवर के अंदर ही होता है, जो कि बाइल को सीक्रेट करता है, मतलब कि बाइल को स्टोर करके रखता है कुछ देर के लिए। उसके बाद फिर स्टमक, पैनक्रियास, और फिर उसके बाद नीचे आ गया हमारा लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम और फिर एनस। जो आप यहाँ पर रेक्टम दिख रहा है, ये रेक्टम भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रेक्टम अगर आप नहीं भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका इतना कंप्लीट हो गया। और इसके बाद डाइजेशन आता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन में। डाइजेशन जब बोल रहा है सबसे पहले कि जो हम कुछ खाते हैं तो माउथ में आता है, तो यहाँ पर ना इसका डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो जाता है। माउथ में 30% डाइजेशन इसका हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का। जो पॉलीसेकेराइड होता है कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च, उसको कन्वर्ट कर देता है डाइसेकेराइड में यानी माल्टोस में। कौन कन्वर्ट करता है? स्लैवरी एमाइलेज। जो हमारा माउथ में स्लैवरी ग्लैंड होता है वो कन्वर्ट कर वो रिलीज करता है स्लैवरी सलाइवा। इसमें स्लैवरी एमाइलेज एक एंजाइम होता है जो कि कन्वर्ट कर देता है इसको माल्टोस को, सॉरी स्टार्च को माल्टोस में। फिर उसके बाद स्टमक, इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता है। फिर पैनक्रियाटिक जूस सॉरी पैनक्रियास यानी जब आता है इंटेस्टाइन में, तो इंटेस्टाइन में आता है पैनक्रियाटिक जूस निकलता है मेरा, जिसमें पैनक्रियाटिक एमाइलेज होता है जो कि पैनक्रियास निकालता है। ये स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है माल्टोस में, बाकी जितना स्टार्च बचा हुआ था उसको माल्टोस में कन्वर्ट कर देता है। और फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में डुडेनम का पार्ट में इंटेस्टाइनल जूस निकलता है। उसमें माल्टेस, सुक्रेस और ये सब लैक्टोस, ये सब ना कुछ एंजाइम होता है। सबसे पहले माल्टोस जो होता है वहाँ पर उसमें माल्टेस लगता है और ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है इसको। और फिर लैक्टोस में लैक्टेस लगता है और ग्लूकोज प्लस लैक्टोस में कन्वर्ट कर देता है। और सुक्रोज में सुक्रेस लगता है जो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। अगर आपने इसको ऐसा पाई चार्ट में दिखाया होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, फुल मार्क्स मिल जाएगा। और अगर आप लोगों ने इसको पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका क्वेश्चन 15 कंप्लीट हो गया। अब वो क्वेश्चन नंबर 16 तो बोला ड्रॉ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, डिस्क्राइब द डिफरेंट फेजेस ऑफ कार्डियक ह्यूमन। लेकिन हमको ह्यूमन स्ट्रक्चर बनाना हार्ट का और उसमें कार्डियक साइकिल होता है वो डिफाइन करना है। तो पहले आपको हार्ट दिखाते हैं, हार्ट का डायग्राम कैसे है, उसके बाद फिर बता देंगे आपको। सबसे पहले आपके पास सुपीरियर वेना कावा, अरोटा, पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट आर्टरियम, मिट्रल वेव, लेफ्ट वेना कावा, यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल, और उसके बाद राइट वेंट्रिकल, उसके बाद राइट आर्टरियम, और उसका ट्रैकस्पिड वल्व। ये आपका जो एनसीईआरटी का डायग्राम पूरा हम वही डायग्राम बनाए हैं, तो आप भी शायद यही बनाए होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें इसका जो आगे पूछा क्वेश्चन इसका है, फिर एट फर्स्ट द ब्लड कम्स इनटू द राइट आर्टरियम फ्रॉम द बॉडी मूव्स इनटू द राइट वेंट्रिकल एंड इज पुश्ड इनटू अ पल्मोनरी आर्टरी इन द लंग्स। आफ्टर पिकिंग ऑक्सीजन द ब्लड कम्स बैक टू द पल्मोनरी वेन it left in the left atrium and then the left ventricle and then the body push the blood tissue to aorta। मतलब वही कार्डियक साइकिल में क्या क्या होता है बता देना। सबसे पहले राइट आर्टरियम में आता है डिस्कनेक्टेड ब्लड, फिर उसके बाद राइट वेंट्रिकल में, फिर वहाँ से ब्लड पुश हो जाता है आपका लंग्स में, फिर लंग्स से आता है ऑक्सीजन लेता है, और फिर आता है लेफ्ट आर्टरियम में, फिर वहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर उसके बाद बॉडी में आता है, बॉडी से अपना ऑक्सीजन लेके आगे गोवा चला जाता है। तो अब क्वेश्चन ये भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है हमसे ड्रॉ डिस्क्राइब द रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड गिव द फंक्शन ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ इट। देखो जो रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसको डिस्क्राइब करना है और उसका वेरियस पार्ट लिखना है। ये क्वेश्चन आपसे सेट 3 में पूछा था, वही क्वेश्चन है पूरा। इसका आंसर हो जाएगा द पैसेज फाउंड बाय द माउथ, नोज, थ्रोट एंड द लंग्स थ्रू विच द एयर पासेज ड्यूरिंग ब्रीथिंग। दिस इंक्लूड 2 जोन्स। मतलब कि जो पाथ होता है, ट्रैक होता है, इसमें माउथ हो गया, नोज हो गया, थ्रोट हो गया, लंग्स, ये सब जिसमें इंक्लूड होता है और जिससे एयर ब्रीथिंग में काम आता है, जो कि मतलब कि एयर अंदर करना और एयर बाहर छोड़ने में काम आता है, उसी को हम लोग रिस्पिरेटरी ट्रैक बोलते हैं। इसमें 2 जोन होता है। पहला जोन हो गया कंडक्टिंग जोन, दूसरा हो गया आपका रिस्पिरेटरी जोन। तो पहले कंडक्टिंग जोन देख लेते हैं। ये ट्रांसपोर्ट फिल्टर एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स, फिल्टर द कमिंग एयर, मतलब कि ये फिल्टर एयर को अंदर लेके आता है और बाहर छोड़ता है, और ये एयर को फिल्टर भी करता है। इस जोन में कुछ जो ऑर्गन इंक्लूड है, जैसे नॉस्ट्रिल हो गया, आगे आपका 2 छिद्र ऑरिफेस। नॉस्ट्रिल इज आइदर ऑफ द 2 ऑरिफेस ऑफ द नोज, एयर इंटर्स एंड गो आउट थ्रू दिस। मतलब कि जो आगे का आपका जो नाक का छेद उससे एयर आता है, एयर जाता है, ये हो गया। फिर नोज चैम्बर, द नसल पैसेज फिल्टर द वार्म द एयर, मतलब कि जो नसल पैसेज होता है वो एयर को फिल्टर करता है। ये हो गया यहाँ पर नसल, यहाँ पर बहुत सारा हेयर होता है, म्यूकस होता है, वहाँ से एयर जो घुसता है अंदर जाता है लंग्स में, उसको ये फिल्टर कर देता है वहाँ से डस्ट पार्टिकल सबको। फिर एपिग्लॉटिस जो ढक्कन का काम करता है, ये तो आपको बताइए सारा हम।
बताते फिर से। एपिग्लॉटिस इट अलाउ एयर टू पास इनटू द लैरिंक्स एंड इट आल्सो प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड और लिक्विड इन द विंड पाइप और ट्रैकिया ड्यूरिंग ईटिंग। मतलब कि एपिग्लॉटिस एक ढक्कन जैसा काम करता है, ये ट्रैकिया के ऊपर ढक जाता है और कुछ खाते हैं पीते हैं तो उसको बचाता है हम लोग को, ट्रैकिया को अंदर नया खाना। और लैरिंक्स ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको लिखने का मन लिख दीजिएगा। फिर ट्रैकिया इट मेन फंक्शन इज कैरिड एयर इन और आउट ऑफ लंग्स। फिर कार्टिलेज आ गया, इट इज सी शेप रिंग स्ट्रक्चर विच प्रिवेंट ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग। ये ट्रैकिया को बचाता है कोलैप्स होने से। फिर ब्रोंकाई इट मॉइस्चर एयर एंड लेटर सब्डिवाइड टू ब्रोंक्यूल्स। मतलब ये जो ब्रोंकाई होता है वो एयर को अंदर ले आता है लंग्स के अंदर, और ये आगे आगे डिवाइड हो जाता है ब्रोंक्यूल्स में। और फिर रिस्पायरेटरी जोन सेकेंड जोन था इसका सेकेंड जोन रिस्पायरेटरी जोन, इसमें एल्वियोली एंड देयर डक्ट विच एक्सचेंज द गैसेस। ये हो गया आपका। और फिर क्वेश्चन नंबर 19 मैच करना हमको, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले ए बी है, देखिए इसका हम यहीं पर क्वेश्चन में लिख दिए सारा है। इसका ए का हो जाएगा ये वाला आपका, सॉरी यहाँ पर गलती हो गया, सेंसेशन हो गया इसका ए बी ए का। फिर एनारोबिक रिस्पायरेशन बी का आपको हो जाएगा फर्मेंटेशन। और फिर उसका डाइजेशन ऑफ फैट, इसका लैक्टेस हो जाएगा। इंसुलिन का हो जाएगा आपका डायबिटीज मिलिटस। और इन आई बैंड का हो जाएगा एक्टिन। तो ये आपका कंप्लीट हो गया पूरा सेट। आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा और आप लोगों ने पूरा यही आंसर लिखा होगा, या फिर आपने खुद से कुछ आंसर लिखा है इससे अलग, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम वहाँ से आपका चेक कर लेंगे आपका आंसर सही है गलती है, और आप उसमें आपको मार्किंग भी बता देंगे कि आपका कितना मार्क्स आ सकता है क्वेश्चन में। तो चलिए तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर इस वीडियो को कोई नीट का बच्चा दिख रहा है जो इस साल या फिर अगले साल नीट की एग्जाम देने वाला है, तो आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें ना आने वाले समय में हम जो हर एक चैप्टर का जितना चैप्टर है हमारा, सभी चैप्टर का टॉपिक वाइज या फिर पूरे चैप्टर का ना हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें डालेंगे वीडियो में, जो कि आपके नीट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसमें हम प्रीवियस क्वेश्चन भी डालेंगे और खुद से रीडिंग कर बुक को अपने से रीडिंग करके जो क्वेश्चन बनेगा उसको भी डालेंगे, हर एक लाइन का क्वेश्चन डालेंगे, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इस आने वाला वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। राम जी आपको और आपके परिवार को खुश रखें।